नमस्कार साथियों, उम्मीद है संविधान संवाद श्रृंखला का भाग 2 आपको पसंद आया होगा। आज हम संविधान निर्माण और संविधान सभा में हुई बहसों के बारे में जानेंगे। संविधान निर्माण और संविधान सभा की बहसें। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में संविधान सभा के तमाम विद्वान सदस्यों ने सुचिंतित बहस की। इस दौरान देश और देशवासियों के हित से जुड़ा कोई भी विषय अछूता नहीं रहा। सभा के विद्वान महिला पुरुष सदस्यों ने एक एक संवैधानिक प्रावधान पर लंबी बहसें की और जरूरी संशोधन किए, ताकि एक ऐसा संविधान तैयार हो सके जो अपनी प्रकृति में सार्वभौमिक हो और व्यापक रूप से देश के शासन, नागरिकों के साथ राज्य के संबंध और नागरिकों के आपसी संबंधों को मजबूत करता हो एवं उनका मार्गदर्शन भी करता हो। 9 जुलाई 1946 को कांग्रेस ने संविधान का स्वरूप तय करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इस समिति ने संविधान का स्वरूप गढ़ना शुरू कर दिया। विशेषज्ञ समिति के सदस्य के.एम. मुंशी लिखते हैं, इस प्रारूप में लोकतांत्रिक शब्द नहीं रखा गया क्योंकि ऐसी संभावना थी कि मुस्लिम लीग भी संविधान सभा में शामिल होगी और उसे यह शब्द अप्रिय लग सकता था। भारत की संविधान सभा की कार्रवाई 9 दिसंबर 1946 को आरंभ हुई। संविधान सभा की पहली बैठक भी इसी दिन आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। शुरुआती बैठकें 23 दिसंबर 1946 तक चली। इसके बाद 20 जनवरी 1947 तक, यानी तकरीबन 1 माह तक संविधान सभा ने कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा में भारतीय स्वतंत्रता का घोषणा पत्र पेश कर दिया था। इसमें कहा गया था कि संविधान सभा भारत को एक पूर्ण स्वतंत्र जनतंत्र घोषित करने का दृढ़ और गंभीर संकल्प प्रकट करती है और यह तय करती है कि उसके भावी शासन के लिए एक विधान बनाया जाए। संविधान सभा में महिला सदस्य। भारत की संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। इन महिला सदस्यों के नाम हैं सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, विजय लक्ष्मी पंडित, लीला राय, एनी मैस्करीन, रेणुका राय, मालती चौधरी, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल, सुचेता कृपलानी, जी दुर्गाबाई, पूर्णिमा बनर्जी, दक्षायनी वेलायुधन और अम्मू स्वामीनाथन। ध्यान दीजिएगा कि दक्षायनी वेलायुधन संविधान सभा की इकलौती दलित महिला सदस्य थी। संविधान सभा के सदस्यों में सबसे अधिक संख्या हिंदू समुदाय से आने वाले लोगों की थी। कुल सदस्यों में करीब 94.6% सदस्य हिंदू थे। इनके अलावा सभा में ईसाई, पारसी, सिख और मुस्लिम सदस्य भी शामिल थे। संविधान सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि भी शामिल थे। मूलभूत अधिकारों को भी आजादी के पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1947 को अल्पसंख्यक और मूल अधिकार संबंधी समिति का गठन किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति ने 23 मई 1947 को मूल अधिकारों का प्रारूप संविधान सभा को सौंप दिया था। संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को संविधान की मसौदा समिति का गठन किया। हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे और बी.एन. राव इस मसौदा समिति के संवैधानिक सलाहकार थे। मसौदा समिति ने 141 बैठकें की और 21 फरवरी 1948 को संविधान का प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया। 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रतिज्ञा संबंधी प्रस्ताव पेश किया। एक बड़ी मंजिल पूरी हुई है। ऐसे में हमारा पहला काम यह है कि हम एक प्रतिज्ञा फिर से करें, इकरार करें हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों की खिदमत करने का। भारत की रियासतें। आज़ादी के पहले देश में 600 छोटी बड़ी रियासतें मौजूद थीं। रियासतों को प्रतिनिधित्व के फार्मूले के तहत आबादी के मुताबिक संविधान सभा में स्थान दिया गया। रियासतों के संविधान सभा में शामिल होने को लेकर छिड़े द्वंद्व के बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमारी तरफ से यह रियासतों की इच्छा पर निर्भर है कि वे संविधान सभा में शामिल होना स्वीकार करें या स्वीकार कर दें। किसी पर भी दबाव नहीं डाला जाएगा। 28 अप्रैल 1947 को
रियासतों के भारत में जुड़ाव का प्रस्ताव संविधान सभा में रखा गया। इसके प्रमुख बिंदु थे, रियासतों का संविधान सभा में शामिल होना पूरी तरह से ऐच्छिक था। रियासतें राजतंत्रात्मक प्रणाली बनाए रख सकती थीं। रियासतों की सीमाओं का पुनर्विभाजन बिना उनकी सहमति के नहीं होगा। संचार, रक्षा और विदेश मामलों के अलावा सभी विषय रियासतों के पास रहेंगे। 4 नवंबर 1948 को संविधान के प्रारूप पर बहस के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, 15 अगस्त 1947 को करीब 600 रियासतें थीं जो एकीकरण की प्रक्रिया में समूह बनने के बाद केवल 20-30 रह गई हैं। मैं उनसे अपील करता हूं कि वे भारतीय प्रांतों की तरह भारतीय संघ का पूर्ण अंग बन जाएं। मुझे विश्वास है कि संविधान को पारित करने के पहले हम प्रांतों और रियासतों के बीच का अंतर दूर कर देंगे। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना पेश होने के बाद 15 अगस्त 1947 तक जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को छोड़कर 565 में से 562 रियासतों ने संधि के जरिए भारतीय संघ से रिश्ता जोड़ लिया था। बाद में इन्हें भी अलग अलग तरीकों से भारत में शामिल कर लिया गया। 12 अक्टूबर 1949 को गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा में कहा था, जब रियासतें भारत की संविधान सभा में शामिल हुई थीं, तब माना गया था कि उनका संविधान भारत के संविधान का अंग नहीं होगा। इस मामले में रियासतों को प्रांतों से अलग रखा गया था, परंतु अब जो संशोधन हो रहे हैं उसमें उस रक्तहीन क्रांति के परिणाम निहित हैं जिसने इतने कम समय में रियासतों की आंतरिक तथा बाह्य स्थिति में बदलाव ला दिया है। रियासतों के शासकों को डर था कि समाजवादी सोच वाली कांग्रेस उनकी संपत्तियां अधिग्रहित करके उनके अधिकार समाप्त कर देगी। सरदार पटेल ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उनसे कुछ भी नहीं छीना जाएगा। इसके लिए शाही निजी थैली अर्थात प्रिवी पर्स पर सरदार पटेल ने कहा था, शासकों और उनके परिजनों पर सालाना लगभग 20 करोड़ रुपए का खर्च होता है। हम जिस प्रिवी पर्स की व्यवस्था कर रहे हैं उसमें यह खर्च सालाना 4.5 करोड़ रुपए रह जाएगा, यानी 1/4 से भी कम। निजी थैली यानी प्रिवी पर्स की व्यवस्था स्थायी नहीं थी। 31 जुलाई 1971 को 26वें संविधान संशोधन विधेयक की मदद से भारत के पूर्व रियासती शासकों के विशेषाधिकारों और प्रिवी पर्स की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। संविधान बोध पर हुई बहस में जदुवंश सहाय ने कहा था, किसी संविधान का सफल होना केवल उसे व्यवहार में लाने वाले लोगों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उन पर भी निर्भर करता है जिनके लिए उसे व्यवहार में लाया जाता है। देशवासियों का चरित्र इसी कसौटी पर कसा जाएगा। वहीं संवैधानिक नैतिकता को डॉक्टर अंबेडकर हमारे संविधान का श्वसन तंत्र मानते थे। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, भारतीय भूमि स्वभाव से अप्रजातांत्रिक है। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जहां किसी व्यक्ति या समूह की तानाशाही कायम न हो सके। लोकनाथ मिश्र ने कहा, हमने बहुत ईमानदारी से, परिश्रम करके तथा सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य से इस संविधान को पारित किया है और अब हमें यह देखना है कि व्यवहार में यह कैसा रूप धारण करता है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम इस संविधान का पोषण करें और लोगों को इस संविधान में सन्निहित सिद्धांतों की शिक्षा दें। यह एक महान कार्य है और मुझे आशा है कि हमारा देश तथा केंद्र के हमारे नेता इस कार्य को संपन्न करने में समर्थ होंगे। यदि वे गलत रास्ते पर जाएंगे तो केंद्र के बहुत शक्तिशाली होने के कारण सारा राष्ट्र ही गलत रास्ते पर चला जाएगा। बलवंत सिंह मेहता ने कहा, संविधान को हम जितना अच्छा बना सकते थे बनाया है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम अपने विधायी क्षेत्रों में जाएं और इस संविधान को अपने गांव के लोगों को समझाएं, जहां तक हमारा कार्यक्षेत्र है। शिक्षा व प्रचार के अभाव में कभी कभी जनता में बड़ी गलतफहमी फैल जाती है। आम जनता के लिए स्वराज्य और संविधान का यही मतलब है कि उन लोगों को खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान तथा शिक्षा मिल सके। पंडित बालकृष्ण शर्मा ने कहा, इस संविधान की आत्मा कहाँ है? प्रश्न यह है कि इस संविधान को कौन कार्यान्वित करेगा? जो इस संविधान को कार्यान्वित करेगा वह एक निष्कलंक, पवित्र और सुसंगठित राजनीतिक पक्ष होगा या उपद्रवी मनुष्यों का कोई गिरोह होगा।
संविधान की मौलिकता पर बहस के दौरान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को कहा गया है कि संविधान के इस मसौदे में कोई नई बात नहीं, यह भी कि इसका आधा हिस्सा 1935 के भारत शासन अधिनियम से और बाकी के अन्य संविधानों से लिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि वर्तमान काल में जो भी विधान बनेगा उसमें नई बात क्या हो सकती है। एक शताब्दी से अधिक पहले विश्व का पहला लिपिबद्ध संविधान बना और तब से इसी विधान के आधार पर बहुत से देश अपने अपने संविधान का निर्माण करते आ रहे हैं। संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य चाहते थे कि छुआछूत और अस्पृश्यता का अंत समाज के स्तर पर ही हो। देश की आजादी के पहले ही संविधान सभा में यह घोषणा कर दी गई थी कि अस्पृश्यता को चाहे वह किसी भी रूप में हो खत्म किया जाता है और इस संबंध में किसी भी असमर्थता को लागू करना अपराध समझा जाएगा। अस्पृश्यता को लेकर हुई बहस में सभा के सदस्य प्रमथ रंजन ठाकुर ने कहा था, बिना वर्ण व्यवस्था को हटाए अस्पृश्यता को कैसे हटा सकते हैं? अस्पृश्यता और कुछ नहीं है, यह तो वर्ण व्यवस्था रूपी रोग का एक लक्षण है। वर्ण व्यवस्था के कारण ही आज तक इसका अस्तित्व है। जब तक वर्ण व्यवस्था को हम पूरी तरह खत्म नहीं कर देते, अस्पृश्यता की समस्या का समाधान ढूंढना एक व्यर्थ और बेतुकी बात है। संविधान निर्माण के दौरान जब केंद्र, राज्य और पंचायतों की शक्तियों का प्रश्न उठा तो संविधान सभा ने सबसे कमजोर पंचायतों, थोड़ी बहुत ताकतवर राज्य सरकारों और बहुत ताकतवर संघीय यानी केंद्र सरकार की व्यवस्था अपनाई। इस बात पर बहुत बहस हुई कि डॉक्टर अंबेडकर ने व्यवस्था को बहुत अधिक केंद्रीयकृत बना दिया है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि यदि वैधानिक यानी संवैधानिक नैतिकता नहीं है तो हमें शासन व्यवस्था के लिए विस्तृत विवरण, नियम या ब्यौरे रखकर व्यवस्था के संचालन की व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भरोसा भी रखा कि केंद्र या संघ सरकार सदैव नियमों का वैधानिक नैतिकता के साथ संचालन करेंगी। संविधान सभा में इस विषय पर भी बहस हुई कि हथियार रखने को मौलिक अधिकार माना जाए अथवा नहीं। अतीत में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली नेहरू रिपोर्ट के मूलभूत अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 4(18) में यह प्रावधान था कि हर नागरिक को इस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन शस्त्र रखने और धारण करने का अधिकार होगा। संविधान सभा में हथियार रखने से जुड़ी बहस के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, जिन परिस्थितियों में कांग्रेस ने ऐसे प्रस्ताव यानी नागरिकों को हथियार रखने की स्वतंत्रता का मूलभूत अधिकार स्वीकार किए थे, वे परिस्थितियां अब नहीं हैं। वर्तमान परिस्थितियों में मैं यह नहीं सोच सकता कि राज्य किस प्रकार के शासन कार्य का संचालन कर सकेगा। यदि प्रत्येक व्यक्ति को बेरोक टोक तमाम तरह के शस्त्र खरीदने का अधिकार प्राप्त हो। ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र हो जाने के 12 वर्षों बाद तक शस्त्र अधिनियम 1878 लागू रहा। 1959 में नए आयुध अधिनियम में हथियार रखने के लिए कठोर लाइसेंस प्रणाली बनाई गई। संविधान सभा में बिहार से निर्दलीय सदस्य के रूप में चुनकर आए जयपाल सिंह मुंडा ने इस बात पर आपत्ति जताई कि सभा की बहसों में आदिवासी समुदायों को लाचार समूह के रूप में पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हम किसी प्रकार की भीख नहीं मांग रहे हैं। बहुसंख्यक समुदाय ने पिछले 6000 वर्षों में जो पाप किए हैं उनके लिए उसे प्रायश्चित करना चाहिए। इसका निर्णय वे करें कि भूतपूर्व शासकों ने इस देश के आदिवासियों के साथ न्याय किया अथवा नहीं। आदिवासियों के विषय में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, यह सवाल महत्वपूर्ण नहीं है कि ये मूल निवासी एक ऐसे देश में असभ्य अवस्था में बने हुए हैं जो हजारों वर्षों की पुरानी सभ्यता की डींग हाँकता है। न केवल वे असभ्य रहे बल्कि उनके कामों को जरायम पेशा कहकर वर्गीकृत किया गया। असभ्य से उनका तात्पर्य शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिति की वंचना से था। भारत के संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची आदिवासी आदिम जाति समुदाय की अस्मिता की सुरक्षा करते हुए भारत के समाज का एक अभिन्न अंग बनाने के मकसद से लागू की गई थी। यह एक स्थापित तथ्य है कि आदिम जाति समुदाय प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहता है। अतः यह जरूरी था कि आदिम जातियों के निवास स्थान या रहवास के स्थानों के संसाधनों को अन्य क्षेत्रों के समुदायों के अतिक्रमण या उनके व्यावसायिक दखल से संरक्षित किया जाए।
संविधान सभा के सदस्यों ने 14 अगस्त 1947 को आज़ाद भारत की सेवा और रक्षा के लिए एक प्रतिज्ञा की। अब जबकि हिंदवासियों ने त्याग, कुर्बानी और तप से आज़ादी हासिल कर ली है, मैं जो इस विधान परिषद का एक सदस्य हूँ, अपने को बड़ी नम्रता के साथ हिंद और हिंदवासियों की सेवा के लिए अर्पण करता हूँ, ताकि यह प्राचीन मुल्क संसार में अपनी उचित और गौरवपूर्ण जगह पा सके और संसार में शांति स्थापना करने तथा मानव जाति के कल्याण में अपनी पूरी शक्ति लगाकर खुशी खुशी हाथ बटा सके। 22 जुलाई 1947 में जब संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया, तब उसकी अत्यंत खूबसूरत व्याख्याएं हुई। पंडित नेहरू ने कहा था, कुछ लोग इसके महत्व को ना समझकर सांप्रदायिक ढंग से सोचने लगे और यह विश्वास करने लगे कि अमुक भाग अमुक संप्रदाय का प्रतीक है इत्यादि। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि जब इस झंडे का रूप विचारा गया था, तब इसके साथ कोई सांप्रदायिक चीज न थी। हमने झंडे के एक ऐसे नमूने पर विचार किया जो सुंदर हो, क्योंकि राष्ट्र का प्रतीक देखने में सुंदर होना चाहिए, जो अपने पूरे रूप में तथा पृथक पृथक भागों में राष्ट्र की प्रवृत्ति का, राष्ट्र की परंपरा का, हजारों वर्षों से भारत में प्रचलित उसके मिश्रित रूप का प्रतीक स्वरूप भी हो। अक्सर यह भ्रम होता है कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता यानी पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1976-77 में जोड़ा गया, जबकि सच यह है कि यह शुरू से ही भारतीय संविधान की आत्मा का एक मूलभूत सिद्धांत रहा है। संविधान सभा में कई मौकों पर मूलभूत अधिकारों और उद्देशिका तथा भारत के नाम के निर्धारण के समय जो बहस हो रही थी, इन सभी बहसों के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होगा। संविधान सभा के सदस्य पंडित लक्ष्मी नारायण मैत्रा ने भारत के असांप्रदायिक होने की व्याख्या करते हुए कहा, असांप्रदायिक राज्य से यह मतलब है कि धर्म या संप्रदाय के आधार पर राज्य किसी के भी विरुद्ध, चाहे वह जिस धर्म को मानता हो, कोई भेदभाव न बरतेगा। राज्य की ओर से किसी भी खास धर्म को कोई प्रश्रय न मिलेगा। अन्य धर्मों के मुकाबले या उनकी उपेक्षा करके राज्य किसी धर्म को स्थापित नहीं करेगा, ना प्रश्रय देगा, ना सहायता देगा। राज्य में किसी भी नागरिक के पक्ष में या विरोध में इस आधार पर कि वह किसी विशेष धर्म को मानता है, ना तो कोई रियायत दी जाएगी और ना कोई भेदभाव बरता जाएगा। राज्य संबंधी कामों में कभी इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा कि नागरिक किसी धर्म विशेष को मानते हैं या नहीं। मेरी समझ से असांप्रदायिक राज्य का मतलब यही है। पंडित नेहरू ने भी संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को भावी संविधान की रूपरेखा, चरित्र और मंशा को स्पष्ट करते हुए लक्ष्य संबंधी जो प्रस्ताव पेश किया था, उसके जरिए कहा था, यह विधान परिषद भारतवर्ष को एक पूर्ण जनतंत्र घोषित करने का दृढ़ और गंभीर संकल्प पेश करती है और निश्चय करती है कि उसके भावी शासन के लिए एक विधान बनाया जाए, जिसमें सभी अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़े हुए और कबायली प्रदेशों के लिए तथा दलित और पिछड़ी हुई जातियों के लिए काफी संरक्षण रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर को अक्सर संविधान निर्माता कहकर पुकारा जाता है, लेकिन इस विषय में स्वयं उनकी राय बहुत रोचक है। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अंतिम मसौदा प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा था, जो श्रेय मुझे दिया जाता है उसका वास्तव में मैं अधिकारी नहीं हूं। उसके अधिकारी श्री BN राव हैं, जो इस संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता हैं और जिन्होंने मसौदा समिति के विचारार्थ संविधान का मोटे रूप में मसौदा तैयार किया। कुछ श्रेय मसौदा समिति के सदस्यों को भी मिलना चाहिए, जिन्होंने 141 दिन तक बैठकें की। उनके नए सूत्र खोजने के कौशल के बिना तथा विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति सहनशील तथा विचारपूर्ण सामर्थ्य के बिना संविधान बनाने का कार्य इतनी सफलता के साथ समाप्त नहीं हो पाता। सबसे अधिक श्रेय इस संविधान के मुख्य मसौदा लेखक श्री SN मुखर्जी को है। बहुत ही जटिल प्रस्तावनाओं को सरल से सरल तथा स्पष्ट से स्पष्ट वैधानिक भाषा में रखने की उनकी योग्यता की बराबरी कठिनाई से की जा सकती है। उनकी सहायता न मिलती तो इस संविधान को अंतिम स्वरूप देने में कई और वर्ष लगते। संविधान की उद्देशिका में ईश्वर या धार्मिक सत्ता को व्यवस्था के मूल्य के रूप में कोई स्थान नहीं दिया गया है। यद्यपि ऐसे सुझाव आए थे और उन पर बहस भी हुई और संविधान सभा ने तार्किकता के साथ उन्हें खारिज कर दिया। 17 अक्टूबर 1949 को
एच.वी. कामत ने उद्देशिका पर अपना संशोधन पेश करते हुए कहा कि इसमें हम भारत के लोग के स्थान पर यह होना चाहिए, ईश्वर का नाम लेकर हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। एच.वी. कामत के संशोधन प्रस्ताव पर मत विभाजन हुआ, जिसके पक्ष में 41 और विपक्ष में 68 मत पड़े। यानी उद्देशिका में ईश्वर के नाम के उल्लेख के प्रस्ताव को संविधान सभा ने अस्वीकार कर दिया। हिंदू मुस्लिम टकराव और मुसलमानों को बहुसंख्यकों के अधीन रखने की कोशिशों पर डॉक्टर अंबेडकर ने 17 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में कहा था, केवल बल प्रयोग कभी स्थायी नहीं होता, उससे किसी को दबाया जा सकता है पर उससे पुनः दबाने की आवश्यकता दूर नहीं की जा सकती। उस जाति पर कभी शासन नहीं किया जा सकता जिसे हमेशा ही जीतने की जरूरत पड़े। दूसरी बात, बल प्रयोग का परिणाम अनिश्चित होता है। अगर हम सदा शस्त्र ही उठाए रहें तो फिर यह विजय कैसी। बल प्रयोग के द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास में आप अपने लक्ष्य को ही क्षीण और दुर्बल बना लेते हैं। बल प्रयोग में विजयी होने पर आपको क्या मिलता है? जो भी आप पाते हैं वह युद्ध के सिलसिले में प्रायः मूल्यहीन, जर्जरित और बर्बाद हो चुका रहता है। निश्चय ही आप उसे पाने के लिए युद्ध नहीं करते। चौथी बात जो उन्होंने कही कि यह मेरी गंभीर चेतावनी है और इसकी उपेक्षा करना खतरनाक होगा। अगर किसी के दिमाग में यह ख्याल हो कि बल प्रयोग द्वारा या युद्ध द्वारा हिंदू मुस्लिम समस्या का समाधान किया जाए ताकि मुसलमानों को दबाकर उनसे वह विधान मनवा लिया जाए जो उनकी रजामंदी से नहीं बना, तो इससे देश ऐसी स्थिति में फंस जाएगा कि उसे मुसलमानों को जीतने में सदा ही लगा रहना पड़ेगा। एक बार जीतने से ही जीत का काम समाप्त नहीं हो जाएगा। 25 नवंबर 1949 को यानी संविधान को स्वीकार किए जाने के एक दिन पहले डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, केवल राजनीतिक लोकतंत्र से ही हमें संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र को हमें सामाजिक लोकतंत्र का रूप भी देना चाहिए। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ उस जीवन मार्ग से है जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांत के रूप में अभिज्ञात करता है। इसमें से एक का दूसरे से विच्छेद करना लोकतंत्र के प्रयोजन को ही विफल करना है। स्वतंत्रता को समता से, समता को स्वतंत्रता से पृथक नहीं किया जा सकता। ना स्वतंत्र या समता को बंधुत्व से अलग किया जा सकता है। सामाजिक स्तर पर हमारे भारत में हमारा एक ऐसा समाज है जो क्रमानुसार निश्चित असमता के सिद्धांत पर आश्रित है, जिसका अर्थ कुछ व्यक्तियों की उन्नति और कुछ का पतन है। डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी कहा, मैं समझता हूं कि संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, यदि उसे कार्यान्वित करने वाले लोग बुरे हैं तो वह संविधान निस्संदेह बुरा हो जाता है। संविधान केवल विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे अंगों के लिए व्यवस्था कर सकता है, लेकिन राज्य के इन अंगों का कामकाज जिन पर निर्भर करता है वह है जनता और उसके द्वारा स्थापित किए गए राजनीतिक पक्ष जो उसकी इच्छा और नीति का पालन करने के साधन होते हैं। यह कौन कह सकता है कि भारत की जनता और उसके पक्ष किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? आजादी का मतलब। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो संविधान सभा में कहा था, मैं तो यह कहूंगा कि संविधान बना देने से ही सभा का काम पूरा नहीं होगा। इसका पहला काम होगा कि आजादी को इस संविधान के जरिए हिंदुस्तान में फैलाएं, भूखों को रोटी दें और नंगों को कपड़ा दें। हिंदुस्तान में रहने वालों को मौका मिले कि वे पूरी तरक्की कर सकें। मुझे विश्वास है कि जो संविधान हम बनाएंगे वह हमें असली आज़ादी देगा, जिसके लिए हम इतने दिनों से कोशिश कर रहे थे, और वह आज़ादी हमारी भूखी जनता को खाना, कपड़ा और रहने की जगह देगी, उनकी उन्नति के लिए हर तरह के मौके देगी।